दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि कोरोना संकट के बीच अब 1 जून से खुलेंगे मंदिरों के कपाट। आज से ऑनलाइन सेवा बुकिंग होगी शुरू। जी आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण 25 मई से देश भर के सभी मंदिरों को बंद रखने का निर्देश दिया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिरों के कपाट 2 महीने से बंद हैं। भक्त भगवान के दर्शन को तरस गए हैं, लेकिन जल्द ही उनकी ये प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। आपको बता दें कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मंदिरों के कपाट खोलने का फैसला किया है। 1 जून 2020 से कर्नाटक के मंदिरों को खोलने का फैसला किया गया है। मंदिरों को भक्तों के लिए खोला जाएगा। कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 जून से मंदिरों और पूजा स्थलों को खोलने का ऐलान किया है। हालांकि इसके लिए गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी। मंदिरों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। राज्य के मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने जानकारी देते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार ने 1 जून से मंदिर खोलने का फैसला किया है। इसे लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी। लोगों को SOP का पालन करना होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक के 52 मंदिरों में ऑनलाइन सेवा बुकिंग शुरू हो जाएगी। वहीं 31 मई तक मंदिरों को खोलने को लेकर सभी तैयारियां कर ली जाएंगी। जल्द ही सरकार को ओरख से मंदिरों के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसका पालन सभी को करना होगा। दरअसल मंदिरों के पुजारी और भक्त दोनों मंदिर खोलने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले लॉकडाउन के बीच ही उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खोले गए। हालांकि इसके बाद भी वहां भक्तों को दर्शन की इजाजत नहीं मिली। लॉकडाउन के कारण भक्तों के साथ साथ मंदिरों के बंद रहने से कई लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर में कार्यरत 300 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। वहीं मंदिरों और तीर्थ यात्राओं के बंद होने से लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। सबसे ज्यादा प्रभावित टूर एंड ट्रेवल्स पर पड़ा है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में भीषण गर्मी ने तोड़ा 22 साल का पुराना रिकॉर्ड। 47.6 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। जी हम बात करें कि दिल्ली को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। राष्ट्र राजधानी में आज प्रचंड गर्मी ने 22 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि पिछले 22 सालों में सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में गर्मी और तेज बढ़ेगी और पारा 48 डिग्री जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली समेत हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 28 मई तक तेज गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में भी मौसम को ऑरेंज अलर्ट किया गया था। बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के बाद 29 और 30 मई को बारिश हो सकती है। पाकिस्तान और राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं ने दिल्ली को गर्म कर दिया है। लॉकडाउन और लू के थपेड़ों ने सड़कों को सूना कर दिया है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस 28 मई को देश भर में चलाएगी ऑनलाइन कैंपेन, करेगी ये मांग। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते लोगों को हो रही खासी परेशानी को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी 28 मई को एक बड़ा ऑनलाइन अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान में कांग्रेस सरकार से गरीबों के खाते में 10,000 रुपए की मदद डालने की मांग करेगी। इससे पहले पिछले सप्ताह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक करके केंद्र सरकार पर हमला बोला था। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने कहा, हम 28 मई को राज्य में ऑनलाइन अभियान चलाएंगे और कोरोना संकट से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। इसके साथ ही हम केंद्र सरकार से आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों को 10,000 रुपए का प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण तुरंत करने की मांग करेंगे। अब अगली खबर बता दें, सीएम योगी ने कहा कि दूसरे राज्यों को मैन पावर चाहिए तो पहले मुझसे लेनी होगी परमिशन। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से श्रमिकों और कामगारों को अब कोई भी राज्य बिना इजाजत नहीं ले जा पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब किसी राज्य को यूपी मैन पावर चाहिए तो उसे हमारी अनुमति लेनी होगी। सीएम योगी ने कहा, जिस तरह हमारे कामगारों की दुर्गति हुई है, जिस तरह का इनके साथ व्यवहार हुआ है, उसके मद्देनजर हम उनका रजिस्ट्रेशन कर उन्हें बीमा कवर देंगे, उनकी सामाजिक सुरक्षा देंगे और रोजगार परक परीक्षण देंगे ताकि उसे वहां जाकर इधर उधर भटकना ना पड़े। उन्होंने कहा कि कोई
कोई राज्य सरकार हमारे लोगों को बिना अनुमति के नहीं ले जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोरोना संक्रमण काल सजगता से सफलता विषय पर वेबनियर के जरिए ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कोरोना संकट को जून में काफी हद तक नियंत्रित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रदेश के कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही माइग्रेशन कमीशन गठित किया जाएगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हमारे श्रमिकों कामगारों में संक्रमण से जूझने की क्षमता है, वे मेहनत कर पसीना बहाता है, इसलिए संक्रमित होने पर 6 से 7 दिन में कोरोना नेगेटिव में आता है। सामान्य लोग 14 से 20 दिन में ठीक होते हैं। जो लोग श्रमिकों के हित में तमाम नारेबाजी करते हैं, उन्होंने इनकी चिंता की होती तो पलायन को रोका जा सकता था। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वे भोगेंगे। सीएम योगी ने बताया कि अब तक के 22 लाख श्रमिक यूपी आ चुके हैं। बता दें कि योगी के बयान पर राज ठाकरे ने ठोकी ताल, मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। जी हाँ, हम बात करें कि लगता है कि आने वाले दिनों में प्रवासी मजदूरों का मुद्दा देश में बड़ा राजनीतिक एजेंडा बनने वाला है। यही वजह है कि जब कल यूपी के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अब जो राज्य मजदूरों को काम के लिए ले जाना चाहेंगे उन्हें यूपी सरकार की इजाजत लेनी होगी, तो इसमें राजनीतिक रूप से हाशिए पर चल रहे एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी कूद पड़े हैं। उन्होंने योगी के बयान को एक नए राजनीतिक हथियार के तौर पर अपनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आगे से जो मजदूर महाराष्ट्र में काम करना चाहेंगे उन्हें ही राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। योगी आदित्यनाथ के बयान पर राज ठाकरे ने ताल ठोक दी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजदूरों वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया है। योगी को जवाब देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि जो मजदूर महाराष्ट्र में काम करने की इच्छा करेंगे उन्हें महाराष्ट्र सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। उनका ये जवाब योगी आदित्यनाथ के रविवार को दिए उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो राज्य उत्तर प्रदेश से प्रवासी मजदूरों को काम पर वापस बुलाना चाहेंगे उन्हें उनकी सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस पर राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा महाराष्ट्र सरकार को इन बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। कोई भी कामगार जो यहाँ काम करने आता है उसका सरकार और स्थानीय पुलिस के पास बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उन कामगारों को अपना दस्तावेज और फोटो भी जमा कराना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर डाला कि सरकार को इस तरह के काम पूरी लगन के साथ करना चाहिए। और अब अगली खबर बता दें कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने राहुल, प्रियंका, सोनिया को बताया वायरस, कहा सबको भेजो क्वारंटाइन सेंटर। जी आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले वेस्ट दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बोल फिर से बिगड़ गए हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना कोरोना वायरस से करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उनकी जुबान यही नहीं रुकी, उन्होंने लॉकडाउन पर कांग्रेस की ओर से बयानबाजी को गलत ठहराते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की बात कह डाली है। आपको बता दें लॉकडाउन की सफलता पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा सवाल उठाए जाने के संबंध में प्रवेश वर्मा ने कहा कि इन लोगों को तो क्वारंटाइन सेंटर भेज देना चाहिए क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है, जबकि मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की आज पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। इन सब का बयान देश को शर्मसार करने वाला है, इन सब को शर्म आनी चाहिए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि पता नहीं इन लोगों को कुछ नजर क्यों नहीं आता है। अगर सच में राहुल गांधी के पास कोरोना की रोकथाम के लिए और कोई बेहतर आइडिया है तो वे सरकार को सुझाव दें, सरकार उस पर विचार करेगी। गौरतलब है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रवेश वर्मा ने इस तरह की बयानबाजी की है। इससे पहले भी दिल्ली चुनाव के दौरान प्रवेश वर्मा ने कई विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजा था। दरअसल प्रवेश वर्मा ने मस्जिद में नमाज पढ़े जाने को लेकर एक पुराना वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। वीडियो में कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो जारी करते हुए प्रवेश वर्मा ने इसके कैप्शन में लिखा था कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौरान क्या कोई भी धर्म ये सब करने की इजाजत देता है? लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिन मौलवियों की सैलरी अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाई है, अगर उनकी सैलरी काटी जाती तो ऐसी हरकतें अपने आप रुक जाएंगी, या फिर आपने दिल्ली को पूरी तरह तबाह करने की शपथ ली है। हालांकि बाद में दिल्ली के डीसीपी ने जवाब देते हुए लिखा था कि ये वीडियो पूरी तरह से झूठा है, अफवाह फैलाने के इरादे से एक पुराने वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृपया कुछ भी पोस्ट करने या अफवाह फैलाने से पहले सच्चाई जांच ले। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है भारत के वित्त मंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर।
और अब बता दें कि लॉकडाउन के बाद फिर से दौड़ने को तैयार दिल्ली मेट्रो। एक कोच में 50 यात्री ही कर पाएंगे सफर। आपको बता दें कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरा देश बीते 2 महीने से लॉकडाउन पर है। ट्रेन, बसें, मेट्रो सब पर ब्रेक लगा हुआ है। लॉकडाउन 4 में मेट्रो सेवा शुरू करने की सुगबुगाहट थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन अब दिल्ली मेट्रो फिर से दौड़ने को तैयार है। मेट्रो सर्विस शुरू करने से पहले नियमों के बदलाव किए गए हैं। जी हां, अब जब मेट्रो का परिचालन शुरू होगा तो एक कोच में सिर्फ 50 लोग ही सफर कर पाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में 4, 6 और 8 कोच वाली ट्रेनें चलती हैं। अगर एक कोच में 50 लोग सफर करेंगे तो 4 कोच वाली ट्रेन में 200, 6 कोच वाली में 300 और 8 कोच वाली में 400 यात्री एक बार में सफर कर पाएंगे। मेट्रो में सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। जो लोग खड़े होकर यात्रा करते हैं उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि 1 मीटर की दूरी बने रहे। सीसीटीवी कैमरे की मदद से सुरक्षाकर्मी यात्रियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा सीट पर बैठने वालों को एक सीट छोड़कर बैठना होगा। मसलन 2 यात्रियों के बीच एक सीट खाली रहेगी। मेट्रो ने इसके लिए सीट पर स्टिकर भी लगाए हैं। और अब बता दें कि हिटलर से तुलना पर सीएम योगी का शिवसेना को जवाब। कहा, महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों के लिए सौतेली मां भी नहीं बन सकी सरकार। जी हम बात करें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपी सरकार की तुलना हिटलर शाही से करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा कि महाराष्ट्र को अपने खून पसीने से खींचने वाले यूपी के कामगारों के साथ शिवसेना कांग्रेस सरकार ने सिर्फ छलावा किया है। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है और घर जाने को मजबूर कर दिया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल शिवसेना के अखबार सामना में बीजेपी और बीजेपी की राज्य सरकारों पर प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर तीखा हमला किया गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक लेख में बीजेपी की राज्य सरकारों को कोरोना संकट में मजदूरों के मुद्दे पर फेल बताया है। योगी सरकार पर आरोप लगाया गया है कि मजदूरों को वापस नहीं घुसने देकर उनके साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है। और यही नहीं, इस लेख में संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से की है और नसीहत दी है कि मजदूरों से व्यवहार पर उन्हें मन की गांठ खोलनी चाहिए। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि जो कि प्याज को लेकर आ रही है कि किसानों के हालात खराब, 1 रुपए प्रति किलो से कम में बेचने को मजबूर। आपको बता दें कि प्याज वो सब्जी है जिस पर भारत में सबसे अधिक हाहाकार मचता है। लगभग हर साल 2 से 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें प्याज के भाव आसमान छूने लगते हैं। इससे आम जनता से लेकर सरकार तक परेशान रहती है, मगर प्याज किसानों को भी परेशान करता है। अगर मौजूदा रेट देखें तो दिल्ली में प्याज 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव में बिक रहा है, मगर इसी प्याज ने किसानों का बुरा हाल कर दिया है। भारत में कुछ हिस्सों में किसानों को पिछले कुछ दिनों में 1 रुपए प्रति किलो के कम भाव में बेचनी पड़ी है। जी हां, आपको बता दें कि तेलंगाना की सदाशिवपेट मंडी में किसानों को महज 59 पैसे प्रति किलो के भाव पर प्याज बेचना पड़ा। वहीं देश की कई अन्य मंडियों में भी पिछले चंद दिनों में किसानों को 3.5 रुपए प्रति किलो तक के रेट प्याज बेचना पड़ा। ऐसे में जानकर सवाल उठाते हैं कि केंद्र सरकार कैसे इसका इनकम डबल कर पाएगी। और अब बता दें कि संजय राउत बोले, प्रवासियों ने जाते समय की थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तारीफ, सीएम योगी को वीडियो भेजेंगे। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों से अनुचित व्यवहार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों को सोमवार को खारिज कर दिया और कहा कि सही बात यह है कि प्रवासियों ने लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र से जाते समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रशंसा की थी। राउत ने कहा कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों के वीडियो आदित्यनाथ को भेजेंगे। राउत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि हमने प्रवासी मजदूरों के साथ गलत व्यवहार किया है। हम उन्हें प्रवासी मजदूरों की वीडियो क्लिप भेजेंगे जो महाराष्ट्र से छोड़ते समय उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे थे। शिवसेना नेता ने कहा कि आदित्यनाथ को इस तरह के दावे नहीं करने चाहिए थे। अब उन्हें अपना अधिकांश समय घर लौटे प्रवासी मजदूरों को भेजने, भोजन पानी उपलब्ध कराने में लगाना चाहिए। राउत ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्यों को उनके प्रदेश के लोगों को रोजगार देने के लिए उनकी अनुमति लेनी चाहिए तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रवासी मजदूर काम की तलाश में महाराष्ट्र आए थे।
उन्होंने कहा, हमने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें यहाँ काम करने दिया। हमने इन लोगों का ध्यान पिछले 1-1.5 महीने में ही नहीं रखा, बल्कि वे वर्षों से यहाँ काम करते रहे हैं। हम सब सौहार्द के साथ मिलकर रह रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा था कि लॉकडाउन में कई राज्यों ने प्रवासी मजदूरों की उचित देखरेख नहीं की और यदि कोई राज्य उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की वापसी चाहता है तो उसे उनकी सरकार से मंजूरी लेनी होगी। बता दें कि नीतीश सरकार का प्लान, प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही मिलेगा रोजगार, जाने पूरा खाका। आपको बता दें, कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर बिहार सरकार मौजूदा प्लान पर अमल करे तो ये बात एक बार फिर से सही साबित होगी। कोरोना संकट में जब लॉकडाउन हुआ तो देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूरों के बदहाल तस्वीर मीडिया में छाई रही। इन मजदूरों और कामगारों में बड़ी संख्या में बिहार के लोगों की थी। काम धंधा बंद होने के बाद भारी तादाद में ऐसे कामगार बिहार लौट भी चुके हैं। अब सवाल है कि घर वापसी तो हो गई है, लेकिन रोजगार कहां से आएगा? अब नीतीश सरकार बिहार लौटे प्रवासियों को बिहार में रोजगार देने का मेगा प्लान बना रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना महामारी की वजह से बिहार लौट रहे अप्रवासी श्रमिकों को काम देने के लिए वादा किया है। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया है, जिसमें 12 विभाग हैं: उद्योग, वित्त, श्रम, PWD, सिंचाई, RWD, PSD, ग्रामीण विकास, जीविका, बियाड़ा, कृषि, वन एवं पर्यावरण और भवन निर्माण को शामिल किया गया है। इन विभागों को जो टास्क दिया गया है उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक सभी विभाग को अपनी योजनाओं की जानकारी देनी होगी। जितने प्रवासी श्रमिक आए हैं उन्हें 4 कैटेगरी में डाला जाएगा: स्पेशलाइज्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, जिन्हें अस्थायी रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें, प्रवासी श्रमिकों का पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है, जिसमें नाम, पता से लेकर उनके काम के बारे में पूरी जानकारी ली गई है, जिसे पोर्टल में अपडेट किया जाएगा। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाएगा। अब तक 3 से 3.5 लाख श्रमिक के बारे में जानकारी उपलब्ध है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं देश में क्या है मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में बारिश और वज्रपात की आशंका, लेकिन दिल्ली, जयपुर में जारी हुआ रेड अलर्ट। आपको बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहे भारत को अब मौसम की मार सहनी पड़ रही है। उत्तर भारत में जहां पारा 42 पार कर गया है, तो वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्यों को अब प्री मानसून बारिश का शिकार होना पड़ रहा है। IMD के मुताबिक झारखंड, बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आज भारी बारिश हो सकती है, जबकि 28 से लेकर 29 मई तक देश के उत्तरी व मध्य राज्यों में तेज हवा व गरज के साथ वज्रपात के और हल्की बारिश होने की आशंका है। जबकि दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, गुरुग्राम समेत देश के कई बड़े शहरों में आसमान से आग बरस रही है, इसलिए यहाँ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।